बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के अल्तवा का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसके हवाले से हमने देखा कि PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुशावरती इजलास किया वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में, उसके अलामिये के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है और वो ये कह रही है कि ये अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश है और इसमें तौहीन अदालत जैसे अल्फाज हैं और जो लहजा है इस अलामिये का वो मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब अब क्या फ़ैसला आ सकता है मुतवक्के तौर पर, जो पहले सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले आए उसमें बहुत सारे जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं उनका ख्याल था कि बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए जो फ़ैसले हैं उनसे आईनी और सियासी बहरान बड़ा है, कम नहीं हुआ। क्या अदालतों का काम ये होता है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें? अदालतों का काम ये होता है कि वो कानूनी मामलात को देखें और फिर ये जो 4 और 3 और 9 और 3 का ये जो सारा मामला है कि किस बेंच का फ़ैसला जो है वो होल्ड किया जाएगा और किस जो बेंच है उसका फ़ैसला जो है वो उससे सुपरसीड हो जाएगा, ये जो मामला है इसको भी कुछ देखने की ज़रूरत है। और फिर नून लीग पर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि 97वें का एपिसोड दोहराने की कोशिश हो रही है, अदलिया पर हमला आवर होने की कोशिश हो रही है। तो ये जो सारा मामला कुछ इसकी बात करेंगे, क्या वाकई इस आइनी और सियासी बहरान का हल मौजूद है? अदालतों के पास वो हल है, सियासी जमातों के पास वो हल है। दूसरी जानब हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हम ख्याल जमातों से राब्ते करना शुरू कर दिए। सिराजुल हक साहब से उन्होंने मुलाकात की और कुछ वहाँ पे भी कोशिशें हो रही हैं मुज़ाकरात की। खान साहब ने ये कहा जी कि अगर मुज़ाकरात हुए, एक तो ये कि इंतखाबात के अलावा किसी बात पर मुज़ाकरात होंगे नहीं, और अगर मुज़ाकरात हुए तो मैं इन जमातों के साथ नहीं बैठूँगा। तो ये जो नरगसियत है इसका कोई हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या बाकी लोगों के पास नहीं। अगर आप अपने इल्ज़ामात के ऊपर कायम हैं, अगर आप दूसरों को चोर डाकू कहना बंद नहीं करते हैं और आप वो इल्ज़ामात साबित भी नहीं कर पाए, सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है ये फ़िज़ा, ये माहौल बेहतर नहीं होगा। तो ये मामलात हैं जी। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और उनके सामने ये सारा मामला रखते हैं कि मुल्क को इस बहरान से अब निकालना किसकी ज़िम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट ही आएगी और वही सियासी जमातों को साथ बिठाएगी, क्योंकि अदालत की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े सीरियस सवाल उठ चुके हैं। लिहाजा अदालत के कहने के ऊपर तो सियासतदान एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। हमें ज्वाइन करें जी कामरान मुर्तज़ा साहब, JUFA के सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान हैं। हमें ज्वाइन करें कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इस वक्त पंजाब हुकूमत के एडवाइज़र भी हैं। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। हमें वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब ज्वाइन करें जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप लोगों ने ये जो कल का मुशावरती इजलास था उसके बाद जो अभी एलामिया सामने आया, तो पहले अगर मैं आपकी तरफ आ जाऊँ वासिक, आप लोगों को लग रहा है कि जो PDM और पीपल्स पार्टी है वो अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ामात हमेशा से लगते रहे कि आप लोगों ने अदालतों पे दबाव डाला, आपने इदारों पे दबाव डाला। तो आप लोग सियासतदान आपस में बैठ के कोई बातचीत करने के मराइल में अगर जाते हैं तो खान साहब क्यों नहीं बैठेंगे बाकी जमातों के साथ? तंजीला, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो अंडरस्टैंड करने वाली है कि क्या पाकिस्तान में कोई दस्तूर आइन है, और अगर आइन मौजूद है तो उसमें कोई शिक आइन की नहीं है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कहीं मौजूद नहीं है, जिसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे मौजूदा वज़ीर आज़म जो है उन्होंने, जब हमारी रिजीम चेंज हुई और वो आगे उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अदालत ने सू मोटो लेके, अदालत ने कासिम सूरी के खिलाफ सू मोटो लेके इस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को खत्म कर दिया और इसकी बालादस्ती हो गई है कानून की और दस्तूर की। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब अब दोबारा सू मोटो लिया गया तो ये क्या अभी वो बैड सू मोटो था, ये हलाल सू मोटो है? व्हाट डज इट मीन? मैं कहना ये चाहता हूं कि हम अब किससे बैठने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात करते हैं जिसपे हम कन्वर्ज हो जाते हैं, वो है आइन। सारे इदारे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसके अराउंड है। जब आइन कह रहे हैं इलेक्शन के लिए तो हम तैयार हैं बैठने के लिए, फिर आप आपस में हम कर लेते हैं ना, लो दो कैसे सेट कर सकते हैं। ये क्या बात हुई कि PDM की जमातें साथ बैठे, मुश्तरका लामिया नहीं है, वो तो मुश्तरका धमकी है कि आप जो फैसला दें हम नहीं सुनते। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मुआशी बुरान है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में दस्तूर का भी जो होगा ये आईनी बुरान पैदा करेंगे। तो फिर पीछे कौन सा आपका रैग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी है जो पाकिस्तान को
इन हालात से बचा सकती है, निकाल सकती है, सिर्फ ये बता दें। अच्छा और सवाल, फिर इनके साथ हाँ, क्या बैठे थे, पीछे बात क्या रही? अच्छा सवाल तो बुनियादी तौर पर यही है कमर दिलशाद साहब के सारे इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़ाहिर और सवालिया निशान बनी हुई है, और एक बार फिर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये किसी और का काम है कि वो सियासतदान अगर इस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो इकट्ठे बैठ जाएंगे। अब तो अदालत की क्रेडिबिलिटी भी नहीं है कि अदालत की बात मानी जाए, जिस तरीके से अदालत के ऊपर मुसलसल सवाल उठ रहे हैं। जी कमर दिलशाद साहब। ये अच्छा, मेरा सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे कि तमाम टीवी चैनल पर, मीडिया पर बड़ी हाइपर खबरें उड़ रही हैं कि जनाब कल जो है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट लग जाएगी, अदालत लग जाएगी, वो हुकूमत छोड़ देंगे, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। अब ये इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की तारीख की डेट मुकर्रर करना, मुतय्यन करना, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है। जी उसमें तो जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हुकूमती तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास 25 अरब रुपए की जो गुंजाइश नहीं पैदा हो रही, वो तो खैर दाएं बाएं से इकट्ठे कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है, मुमकिन है जो हमारा जो दोशा डैम था उसके पैसे वैसे भी मिल जाते, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी जो सेंसिटिव डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो पूरे पाकिस्तान की आर्मी को स्ट्रेटेजी को लेके चलते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं 3.5 लाख एहलकार जो है वो पोलिंग स्टेशन पर प्रोवाइड करने का मेरे पास गुंजाइश नहीं है। तो आप इसको फिलहाल 4-5 महीने आगे बढ़ा दें, इतने में हालात ठीक हो जाएंगे। तो हम पूरी पोलिंग स्टेशनों पर जो 67,000 पोलिंग स्टेशन है और 9 लाख का तो कमर दिलशाद साहब, जो इदारे कह रहे हैं कि हम ये वसाइल नहीं दे सकते, ज़ाहिर एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो वज़ीर आज़म के पास हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में ये भी लिखा था कि फैसिलिटेट किया जाए इलेक्शन कमीशन को। उस हिसाब से पीटीआई को लग रहा है कि वज़ीर आज़म पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे लग जाएगी? कंटेम्प्ट जबकि तमाम इदारे हुकूमत के ये कह रहे हैं कि जनाब हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, फंड भी नहीं दे सकते, सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, पोलिंग स्टेशन की हिफाजत भी नहीं कर सकते, तो इसमें कंटेम्प्ट कहाँ से लगेगी? और सब अपने सबने मजबूरियां बता दी है। सेक्रेटरी डिफेंस ने 2.5 घंटे ब्रीफिंग दी इलेक्शन की पाकिस्तान को। आप हैरान होंगे कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बकायदा डॉक्यूमेंट पेश किए इलेक्शन पाकिस्तान को, जनाब हमारे पास हुआ है, इतनी तादाद में हमारे प्रोवाइड नहीं कर सकते, यहाँ ये हमारा मामला है। तो आप इनको इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारी अपनी है, वो अपने ग्राउंड रियलिटी भी देखेगी। और इलेक्शन की पाकिस्तान में बड़ा खूबसूरत जवाब भी दाखिल करवा दिया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में परसों जुमे के रोज। ये सारी चीजें नजर आएगी तो हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट है ना। ठीक है, अच्छा अब ये जो ठीक है, अब ये जो मामलात है ना कामरान मुर्तज़ा साहब, पीडीएम जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी नजर आती है, पीटीआई कह रही है हम अदलिया के साथ खड़े हैं। पहले तो ये बताएं कि जो अलामिया है क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत है? एक फैसला आने से पहले इस तरह का रद्द अमल देना, फैसले के बाद तो रद्द अमल की समझ आती है, फैसले से पहले ये कहना है कि अगर ये फैसला आएगा तो हम नहीं मानेंगे, इसको कैसे आप देखते हैं? मैं आपकी कानूनी और सियासी दोनों राय मांग रही हूँ। नहीं तंजीला बीबी, हमने ये नहीं कहा कि ये फैसला आएगा तो हम नहीं मानेंगे। हमने सिर्फ ये कहा है कि इस बेंच में जो 3 मेंबर का है इनके सामने हम पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि यहाँ से जो है ना हमको कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, जो मुझे मुनासिब नहीं है अल्फाज वो मैं कह देता हूँ कि मैं मुनासिब नहीं लग रहा कि यहाँ जो हिसाब होगा। तो इसमें कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, ये लोग कहते हैं, और फुल कोर्ट का मांगना जो है वो कोई ऐसी वो भी बुरी बात नहीं है, वो भी दस्तूर के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। देखिए 3 पार्टी जो इसमें पहले फरीक थी, केस तो वही है ना जी, 3 पार्टीज फरीक थी, आपने खुद उनको नोटिस दिया था। उस केस में जो है 9 मेंबर, फिर 7 मेंबर, फिर 5 मेंबर, फिर पता नहीं क्या। ठीक है जी, अभी भी झगड़ा इस वक्त भी मौजूद है 7 मेंबर का और 5 मेंबर का। साथ में अगर 7 मेंबर हैं तो 4-3 है, और ये जजेस कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, और 5 हैं तो फिर 3-2। तो उसके बाद जो है ना उसमें से 2 लोग रिक्यूज कर जाते हैं। फिर उसमें जो उसकी दूसरी लिम्ब आती है तो पार्टीज जो है ना, वही पार्टीज जिनको आपने खुद नोटिस किया था, जब वो आती हैं कि जी हमें फ्रीक बनाया है, सुने, अब तक वो फ्रीक नहीं बने, उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है कि जी आपको भी सुन लेंगे। बात यह है कि हमेशा जो है कुछ चीज़ें प्रिलिमिनरी होती हैं, जो हमने इब्तदाई में कहना होता है। मतलब प्रिलिमिनरी में पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि जी हमको फुल कोर्ट चाहिए,
ठीक है, आप उसके 4 दिन 5 दिन जो है ना हियरिंग करते रहें और उस वक्त तक उस बात को सुने ही ना, और उसके बाद कहें कि अब तो 5 दिन गुजर गया, पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया, तो ये इस तरह से टेक्निक करना अब ये क्या होगा? अब ऐसे लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया आमने सामने आ गई हैं क्या? आपने ज़ाहिर आप इतने ज़माने से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जुडिशरी को बहुत क्लोज आप देखते हैं, सेनेट का आप हिस्सा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई अनयूजुअल सिचुएशन है इस वक्त जिस तरीके से जुडिशरी डिवाइड हुई है? देखिए, लोग ये तो कहते हैं कि हुकूमत और जुडिशरी सामने आ गई, आमने सामने आ गई। ये नहीं कोई कहता कि जुडिशरी वर्सेस जुडिशरी हो गई है। जुडिशरी में इस वक्त जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के मुतजाद फैसले आ रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पे मुतजाद फैसले आ रहे हैं। तो जब एक ही सब्जेक्ट पे मुतजाद फैसले आ रहे हैं तो उसमें क्या सबसे ये खूबसूरत बात ना होती कि सारे लोग हम ये कमिटमेंट कर रहे हैं, मैं आपके सामने कमिटमेंट कर रहा हूँ कि फुल कोर्ट बैठ जाए, फुल कोर्ट बैठ के जो भी फैसला करे वो हुकूमत ना सिर्फ काबिल कबूल होगा, अदरवाइज वो बाइंडिंग है, मगर काबिल कबूल होगा, हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं जरा वासिक साहब के पास ये पॉइंट लेंगे। वासिक, जब प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात सुनिए जा रहा है कि फलां लोग बैठ के फैसला, ठीक है वासिक, ये जो मुसलसल है कि एक ही मुतालबा एक ही मुतालबा है कि फुल कोर्ट होना चाहिए, जाहिर है। आप मेरी बात सुने ना, जी बोलिए। लेकिन मैं कानून दान नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सीरीज ऑफ एक्शन हुआ इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जब ये फैसला शुरू हुआ और 5 जजेस तक बात आई है, उसका वो प्रोगेटिव किसका था? वो चीफ जस्टिस का था या बाहर बैठे या सियासी जमातों का प्रोगेटिव है कि किसको बेंच में बैठना चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए? और अगर पाकिस्तान के जो ओवरऑल हमारी जो जुडिशरी की हिस्ट्री पड़ी है पूरी, वो इससे भरी पड़ी है कि जब भी बेंच बना है वो चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव होता है वो बनाने के लिए। अब मुझे एक बात बताएगा, जिस दिन वो बनता है उस दिन दूसरा मेन एपिसोड क्या होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मरियम नवाज उनको लीड करते हुए और वो जलसे में जजेस की तस्वीरें लगा लगा के बता रही, ये किस दुनिया में डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है कि आप जजेस की तस्वीरें लगाएं और वो अपनी प्रेजेंटेशन दें आप पब्लिक को कि ये जज इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी MLF-ID किस बात वो आपके लोग भी करते हैं। वो इमरान खान साहब के भांजे ने भी लगाई थी तस्वीर जज की, उन्होंने कहा था कि इससे ये इसको तो खान साहब चौधरी की भिजवा दें, जिसमें उसने कहा था कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जनरल सेक्रेटरी है ना, इनका भिजवा दें हम आपको। लीडर है वो रिप्रेजेंट कर रही है, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनका करने में और खान साहब के भांजे के करने में जमीन आसमान का फर्क है। फवाद चौधरी का भिजवा दूं मैं। वो कामरान साहब कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब भी ऐसी बातें करते हैं। वो आपको याद है कहते थे ब्रेक से पहले कुछ और था, ब्रेक के बाद कुछ और था। जी बात होगी। दूसरी बात, ये जो नई बात शुरू होगी ना दोबारा से फुल कोर्ट बेंच, भाई मुख्तसर बात है, जो 3 बैठे फैसला करने के लिए बैठे हैं वो छोटी कोर्ट से उठ के आए हुए, उनके क्रेडेंशियल पूरे नहीं है जज होने के, उनके पास तजुर्बा नहीं है, क्या नहीं है भाई। वो फिर तो बेंच एक लीगल प्रोगेटिव के साथ बैठा हुआ है भाई, एक वो चीफ ठीक है वासिक, फिर तो बेंच बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर तो अच्छा, फिर तो बेंच बनाने की फिर मेरा ख्याल है कमर दिलशाद साहब फिर तो जरूरत ही ना रहे, क्योंकि अब जो बहस है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे जो जजेस हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं। कमर दिलशाद साहब पहले आप इस पर राय दें, फिर मैं कामरान साहब की तरफ वासिक का सवाल लेके जाती हूँ। कमर दिलशाद साहब, ठीक है, चलें कर लें। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह आपका वफा हो रहा है मेरे ख्याल में। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि आज मैंने पढ़ा इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और वो 3 मुख्तलिफ रियासतों के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत बात की। कहते हैं अगर मेरे पास एक केस आ जाता, इस तरह हमारे यहाँ इस तरह केस आता, जैसे कि पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त झगड़ रही हैं, तो मैं इसको 5 मिनट में हल कर देता, 5 मिनट में इस केस को खारिज कर देता। अच्छा। और इसके बाद बिल्कुल कोई कहता है कि जरूरत नहीं थी बनाने की, आपका बेंच बनाने की जरूरत नहीं थी, आज को नोटिस देना कोई जवाब ही नहीं बनता था। 5 मिनट में मैंने इनका फैसला करके इनको मैंने खत्म कर दिया था केस। और मैं क्या फैसला करता, कमर साहब ये भी बता दें, सुनना चाह रहा हूँ। और उसने क्या किया, मैंने भी पढ़ा है, वो मैंने आर्टिकल पढ़ा है। और क्या, हाँ जी, और सुने, सॉरी मैंने दिलशाद साहब की बात काटी। उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में डिस्पोज ऑफ करता, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है विदाउट इफ एंड बट कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो ये कैसे इसमें तारीख? कामरान मुर्जा साहब इफ एंड बट नहीं, कामरान मुर्जा साहब इफ एंड बट नहीं है, वाकई इफ एंड बट कहां से लेके आ गए आप? जी, इफ एंड बट्स नहीं है उसमें, पूरा आर्टिकल 224 कोई भी नहीं पढ़ता, वो उसमें से अपनी मर्जी की चीजें निकाल के लोग पढ़ते हैं।
अगर आपने उसको पूरा पढ़े तो उसके पूरा पढ़ने में जो है वो उसमें केयर टेकर सेटअप है। केयर टेकर सेटअप का मतलब ये नहीं है कि केयर टेकर सेटअप एक मखसूस जगह पे होगा और बाकी मखसूस जगह पे नहीं होगा। किसी एक मखसूस जगह पे इलेक्शन होगा और दूसरी मखसूस जगह पे इलेक्शन नहीं होगा। कल वहां पे अगर फर्ज कर लीजिए कि उसके बाद एक जगह पे जो है वो सेंसस हो रही होगी, दूसरी जगह पे सेंसस नहीं होगी। एक जगह पे नए लोगों को वोट का हक होगा, दूसरी जगह पे नहीं होगा। लेकिन आपके ख्याल में ये मसला इसलिए पैदा हुआ है कि हमारे आइन में इस बात की ममानियत नहीं है कि अगर मरकज में इलेक्शंस ना हो रहे हों तो उस वक्त किसी सूबे में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं। उसमें ऐसा है कि पहले ये बात थी, उसके बाद 2010 में जब 18th अमेंडमेंट आई है, ये केयर टेकर सेटअप वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है। किसी ने इतना नेगेटिवली नहीं सोचा कि एक दफा जब किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगी और कैरी होने वाली होगी, वो पहले उस असेंबली को तोड़ देगा, फिर जब उससे बाहर निकलेगा फिर दूसरी और तीसरी असेंबली को तोड़ देगा। कोई इस तरह का जो है ना, किसी के ज़हन में जो है इस तरह का कोई आइडियल किस्म का नेगेटिवली आदमी नहीं था कि वो अपनी अना की खातिर एक असेंबली, दूसरी असेंबली, तीसरी असेंबली कुर्बान करेगा और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करते करते इस जगह पे आ जाएगा कि बाकी अब जिस जगह पे वो आ गए हैं वहां पे आपको भी उनकी जरूरत है, उनको भी जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत भी कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए, खान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन हु हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अच्छा, जो हम अभी अदलिया की तकसीम के ऊपर बात कर रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, अब कैसे ये डेडलॉक ख़त्म होगा? सुप्रीम कोर्ट में जो डिवाइड आ चुकी है, जितनी वाज़े हो चुकी है। देखिए, चीफ साहब ने, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि आप आपस में बैठें। मैं यही मशवरा उनको भी देता हूँ कि आप भी आपस में बैठें। आपका बैठना जो है वो निस्बतन ज़्यादा आसान है। हम तो सैकड़ों हज़ारों में, हमारा बैठना जो है ना उसमें टाइम लगेगा। आप तो सिर्फ जो है ना इस वक्त 15 लोग हैं, तो 15 लोगों का बैठना जो है बहुत बहुत अच्छा होगा। इस वक्त तंजीला बीबी, सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है। चीफ साहब के हवाले से या उनके फैमिली के हवाले से जो है ना वो फजूल किस्म की बकवास जो है वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। इसी तरह से काजी फाइज साहब के हवाले से और उनके वालिद के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से बहुत सी फजूल बकवास, और लोग मैसेज करके हमें टैग करते हैं, दोनों तरह के। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है, वो एक बहुत अहम और मुनासिब जगह पे बैठे हैं। पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें। सियासतदानों में डिस्प्यूट्स होते हैं, या मैं गलत हो सकता हूँ या मैं ठीक भी हो सकता हूँ, दो बातें है ना। मैं आपके सामने कभी भी अपनी गलती नहीं मानूंगा और दूसरी पार्टी जो ना वो भी आपकी अपनी गलती नहीं मानेगी। तो इस मामले को ठीक करने के लिए कहाँ जाते हैं? उसमें इसके लिए कोर्ट ही जाते हैं। कोर्ट में जब जाते हैं और इतने अहम मामले होते हैं तो वहाँ पे किसी का प्रोरोगेटिव नहीं हुआ करता। वहाँ ये प्रोरोगेटिव कौम का होता है, मुल्क का होता है, और उसके लिए लोगों ने जवाब देना होता है। इस वक्त 15 लोग हैं, 15 की 15 बैठ जाएं और बैठ के इस मामले को फैसला कर दें। उसको सारे लोग मानेंगे। इसको कहेंगे 30 को इलेक्शन होना है, लोग 29 को करवा देंगे। लोग उससे अगली 15 की डेट देंगे, उसमें करवा देंगे। वो कहेंगे इकट्ठा होना है, इकट्ठा हो जाएगा। वो कहेंगे इकट्ठा नहीं होना, वो इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, मैं कमर दिलशाद साहब आपके पास, आप कह रहे हैं कि कामरान मुर्तज़ा साहब तो ज़ाहिर है वही अपनी जो उनका मौक़िफ़ है पहले दिन से तमाम जमातों का, ना सिर्फ इस मामले पे 63A वाले मामले पे भी फुल कोर्ट ये कहते हैं। इनके एलामिये में ये भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन उसके मामलात में मुदाखलत करे। आपको लगता है कि ये जो केस है इसमें ये मुदाखलत के मुतरादिफ इसको समझा जाएगा? लेकिन एक एग्रीव पार्टी अगर वो जाती, खैर इस मामले में तो कोई गई नहीं पार्टी, बहरहाल खुद नोटिस है, लेकिन इसको मुदाखलत कैसे कहा जाए, कैसे सोचा जाए कि ये मुदाखलत है इलेक्शन कमीशन के मामले में? हर इदारे को आपको अपने इख्तियार दिए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बहुत अहम इदारा है। पिटीशन, अच्छा पिटीशन है, ठीक है, जी। अच्छा ठीक है, टीचर है, बात कर लें। अच्छा दूसरी, हाँ अभी अगर कामरान साहब बात कहें तो अच्छा है, मुझे भी गाइडलाइन मिल जाएगी। आप पहले इनसे राय ले लें
नहीं आप बोलिए। मैं पूछना जी आप कमर दिलशाद साहब आप बोलिए, मैं फिर कामरान साहब के पास लेके जाती हूँ मामला। अच्छा, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नागुज़ीर हालात की बना पर उन्हें अपनी तारीखें तब्दील की। कामरान मुर्तज़ा साहब इलेक्शन के मामला में बड़े एक्सपर्ट है, इन्हें मालूम है। जो असली अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 का सेक्शन 108 जो अब नए इलेक्शन एक्ट में 58 में शामिल कर लिया, उसमें ये लिखा हुआ था, उसके तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने माजी में दर्जनों तारीखें बढ़ाई हैं, एक्सटेंड की हैं। आज पूरा पड़े मेरा इंटरव्यू जंग में छपा हुआ है, पूरा डिटेल हमने दी है, तारीख वाइज डेट दी है, कितने दिनों में इलेक्शन में पाकिस्तान ने अपनी डेटें एक्सटेंड करवाई। सबसे बड़ा अहम वाक़या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का साइना हुआ। इलेक्शन 8 जनवरी को होने थे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी सेक्शन 108 के तहत किसी से राय नहीं ली, कोई प्राइवेट पाकिस्तान बीच में नहीं आए, वो जनाब उन्होंने 18 फरवरी कर दी। इसी तरह माजी में एक और बड़ी अहम बात हुई कि 93 में 92 के एंड में जब MQM की 14 मेंबरान कौम असम्बली और 25 सूबाई असम्बली ने इस्तीफे दिए, तो जस्टिस नईमुद्दीन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 6 महीने डेट एक्सटेंड। अच्छा, ये आप एक आपने जनरल इलेक्शन की मिसाल दी है, एक आप कह रहे हैं जब किसी ने नशिस्तें इस्तीफा देके खाली की। इसमें जो हुकूमत तहलील हो जाए उसको भी आप समझते हैं कि यही जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर लागू होता है? जैसे तहरीरी हो गई थी बेनज़ीर साहिबा का जो साइना हुआ था, उसमें जनरल इलेक्शन ही हो रहे थे। जी उनका तो जनरल इलेक्शन पर भी इलेक्शन में पाकिस्तान ने डेट 8 जनवरी से 18 फरवरी कर दी। इसी तरह ये पहला वाक़या हुआ है कि 2 असम्बलियां डिसॉल्व हो गई हैं, उसका मामला सामने आ गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सेक्शन 58 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, कमर दिलशाद साहब की आपने बात सुन ली जी, कमर दिलशाद साहब की आपने बात सुनी। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह सकता है इलेक्शन कमीशन को कि वो अगर समझता है इलेक्शन कमीशन अपनी दानिस्त में कि नहीं हो सकते हालात ऐसे नहीं है? मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। एक और मिसाल हमसे भूली हुई है और शायद तहरीक इंसाफ वालों से भी भूली हुई है। आपको याद होगा लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो है ना वो पिटीशन चली गई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट में। गो के वो दस्तूरी मामला नहीं था, कानूनी मामला था, मगर उसके बावजूद दस्तूरी वो इस तरह से बन गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि इसमें इलेक्शन करवाइए। तो तहरीक इंसाफ ने तो फौरी तौर पे उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हुए इलेक्शन करवा दिए थे। याद है आपको कि नहीं करवाए थे? नहीं करवाए। तो ये जो जितना भी असूल है, ये जितना भी असूल है, जितना भी कानून है, ये मुखालफिन के लिए, सिर्फ अपने लिए कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ ने उस ऑर्डर के साथ वो किया था, उसकी वो पुर्जे बिखेरे थे कि आप उसको देखिए कि कितनी दफा उसमें कंटेम्प्ट लगी थी, कितनी दफा उसकी इम्प्लीमेंटेशन लगी थी, और रो के जो है ना वो पता नहीं लोगों का बुरा हाल हो गया था। याद है वो आपको? जी बिल्कुल याद है। वासिक साहब हैं हमारे साथ? अच्छा, वासिक साहब से रब्ता करें जी। वासिक साहब जब तक आते हैं तब तक जो अब जो मामला है मुज़ाकरात का, कामरान मुर्तज़ा साहब, इमरान खान कहते हैं मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मेरी पार्टी के दूसरे लीडर्स कर सकते हैं, फिर वो कभी शायद वो कहते हैं कि मुज़ाकरात कर ही नहीं सकता मैं इन लोगों के साथ। इस पर क्या राय है आपकी? आप लोग भी कहते हैं इमरान खान ना हूं तो हम कर लेंगे, ये दोनों तरफ से ऐसी बात क्यों है? नहीं, मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं अगर मुज़ाकरात करूंगा तो सिर्फ फौज की क़यादत से करूंगा। ये है मैसेज उनका। ये नहीं मुझे गोद लो, ये ऐसा बच्चा है जिससे दूध छुड़वाया गया है और वो बेचारा रो रहा है और चीख रहा है कि नहीं मैंने तो मैं तो यही मुझे चाहिए। तो ये बच्चा जो है ये उसका जो है ना मसला कुछ और है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं इसी पे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी कि कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ नहीं बैठेगा। और जिस तरफ अब दोबारा से आवाज़ें उठना शुरू हो गई, आज हमने देखा कि कुछ उलमाए कराम ने भी बात की और वो इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आप आइए, तो मामला तो फिर वहीं पे चला गया। सारा जमहूरियत का जो हमने अपने सर पे टोकरा रखा हुआ है, अगर दोबारा हमने उधर ही देखना है कि आप आके सियासतदानों को साथ बिठाइए, फिर क्या फ़ायदा होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और वासिक साहब, जो
अब ये मुज़ाकरात की बात है, खान साहब नहीं बैठना चाहते इन जमातों के साथ, लेकिन खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड हैं। आजकल ज़ाहिर है वो बाजवा साहब के खिलाफ हैं, लेकिन आपको पता है कि आप लोगों ने मुआशी फैसलों के लिए भी जो कमेटी बनाई थी, आपने उसमें भी बाजवा साहब को उस वक्त शामिल रखा था अपने दौरे हुकूमत में। डिप्टी वज़ीर आज़म ऑलमोस्ट थे, क्योंकि सारे काम अब खान साहब कहते हैं वो कर रहे थे। अभी भी खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने में इंटरेस्टेड और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं करेंगे, या उन्होंने मैंडेट दिया है परवेज़ इलाही साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो करें बात? क्या स्टेटस है पीटीआई का? पीटीआई का ये स्टेटस है जी, हम लोग मुकम्मल तौर पे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उनसे भी बात करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की खातिर इस्टेब्लिशमेंट हो जिस मर्जी से बात करनी हो, हम अदर देन इलेक्शंस किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। और इलेक्शन की तारीख के लिए और इन द कंडक्ट फ्री एंड फेयर, इन द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान, इसके अलावा कोई डिस्कशन, इसके अलावा क्या डिस्कशन है? अब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए रिफॉर्म्स करनी है, वो आपको पता, आप खुद डिप्टी स्पीकर थे, रिफॉर्म्स अब हो नहीं सकती, आप लोग असेंबली में है नहीं, तो कैसे रूल्स ऑफ द गेम कैसे तय होंगे ताकि कल आप या ये कोई भी साइड ये ना कहे कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर जो साबका पीपल्स पार्टी के जो सिंध में इलेक्शन हुए और ठप्पे लगते हुए वीडियोस आती रही, अब उसके ऊपर तो कम से कम ना बोलिएगा ना कि फेयर इलेक्शन हुए। मैं ये समझता हूँ जहाँ फाफन की रिपोर्ट आपने देखी है, आपकी नजर से गुजरी है, क्या रिपोर्ट है? क्या इतनी मिसमैनेज्ड इलेक्शन है? क्या इलेक्शन कमीशन अगर अपना उसमें किरदार अदा नहीं करेगा जो कलीदी किरदार बनता है, और रिस्पॉन्सिबल ही एक इलेक्शन कमीशन और कोई भी नहीं है, तो मुझे आप ये बताएं कि मुल्क मजीद अनारकी में जाएगा तो क्या इसको एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं संभालेगी, जुडिशरी भी नहीं संभालेगी, या ये पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं संभालेगी? कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस तरह के पॉलिटिकल हालात में इंश्योर कर सकती है इलेक्शन कमीशन? क्यों नहीं सकते? इनके पास इख्तियारात हैं पूरे। जी कमर दिलशाद साहब। मानने के लिए हमारा जो इंतखाबी सिस्टम है वो बड़ा पेचीदा है, और इस किस्म का पेचीदा है कि हारने वाली जमात कभी उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। सबसे बड़ी अहम बात हुई कि 2018 में जो इलेक्शन हो रहे थे तो बड़ी अच्छा है, आर्मी अंदर भी खड़ी थी, बाहर भी बैठी हुई थी, वो भी इलेक्शन जो है मुतनाज़ा हो गया बाद वजूहात की बना पर। तो अब इसके बाद तो कोई हल बहार नहीं है, बस एतमाद करें और इसके बाद आप इलेक्शन करवा लें। यही हमारी ब्यूरोक्रेसी हो गई है कि इन्हीं के जरिए इंतखाब होना है। नहीं, लेकिन ये मामलात तो तय हो सकते हैं ना, सारे सियासी स्टेक होल्डर्स को बुला के इलेक्शन कमीशन पूछे जी फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़ा करना है, बाहर खड़ा करना है, सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट्स होनी है, इस पे अगर एग्रीमेंट होता है तो कोई थोड़ी बहुत फेयर और फ्री इलेक्शन के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा आपके ख्याल में सियासी जमातों को? बहरहाल अगर सारी सियासी जमातें इमरान खान साहब के तमाम बात में फैसला कर लें कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी खराब है, तो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी बाहर भी जो है आर्मी आ जाए, तो फिर इसका बड़े अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से वोट कास्ट हो जाएगी। और आरटीएस वगैरह का सिस्टम खत्म करें, वो कहीं ना कहीं सिस्टम खराब हो जाता है तो इल्जाम करने शुरू हो जाते हैं। तो सीधा इलेक्शन करवाएं, मैनुअल इलेक्शन करवाएं जैसे माजी में होता रहा, और आर्मी अंदर भी रहे बाहर भी रहे। और एक सबसे बड़ी बात जो आपका जो इतना बड़ा है केस चल रहा है, बात अपना प्रोग्राम किया है, तो मेरी जाती राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मसले को हल कर देगी और वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को केस को रिमांड कर देगी। ठीक है, उनसे कहेंगे कि आप 15 मैं कामरान मुर्तज़ा साहब हैं हमारे साथ जी। एक बात जी साहब ने जो बात की है ना, एक बात ऐड कर जी वासिक, ये सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिक्स है मोर और लेस एक ही जैसी है। आपके पड़ोस में इंडिया में 80 करोड़ लोगों का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सकता है, तो पाकिस्तान में 8 करोड़ लोगों का नहीं हो सकता। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें आप देखते हैं कि अगर उसके पास वसाइल नहीं होंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, और कल की बहुत अहम हेयरिंग है, क्या आप लोगों का कल के लिए प्लान है, पीडीएम का, पीपल्स पार्टी का, और ज़ाहिर आप लोग वकला टीम है आपका? इसमें जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, आप देखिए जब से 9 अप्रैल के बाद जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस में मेजॉरिटी सीटें जो है ना, भले वो जो इनकी अपनी खाली करदा थी, मगर मेजॉरिटी सीटें जो है ना वो इन्होंने ली हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो फेयर और फ्री हुए हैं। छोटी मोटी लोकल सतह पे धांधली होती है, वो हमारा एक कल्चर है, और उस इलेक्शन का रिजल्ट ना मानना ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये तो हो गई इलेक्शन के हवाले से बात। इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी बेईमानी नहीं हुई है जैसे 2018 में हुई थी, जिसमें पूरा आरटीएस बैठ गया था और बिठाने वालों को अकोमोडेट किया गया था। ये कंवर साहब मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो फिर नाम में हमारी भी कोई दोस्तियां ताल्लुक होंगे, मगर इनको पता है कि उस बंदे जिस जो आरटीएस बिठाने में जो सबसे बड़े जो ना शरीक थे
उनको फिर किस तरह से पीटीआई गवर्नमेंट ने कहाँ पे अकोमोडेट किया था, ये इनसे पूछ लीजिए, बाद में सही। आपको बाद में बता कल का अगर देंगे। बता दें तो जल्दी से, दूसरी आखिरी बात, मिनट। कल का मसला ये है कि हमने 9 बजे मीटिंग रखी है अपने आपस में वकीलों की, और ज़ाहिर है वकील तो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, भले पार्टी से हमारा ताल्लुक भी हो, मगर जो पार्टी उस वक्त इंस्ट्रक्शन देती है, जिस वक्त हम एज ए वकील प्रोफेशनल के तौर पे पेश होते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको फॉलो करते हैं। तो सुबह जो इंस्ट्रक्शंस होंगी सुबह तक उसको फॉलो करेंगे, और ये 9 बजे फिर हम इसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि 11 बजे के बाद है ये केस, तो 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, अगर आपको 11 से फरीक नहीं पहले बनाया हम जाता तो फिर क्या डिसीजन, करेंगे आप? फरीक नहीं बनाया जाता तो हमने जो अपना जो मौक़िफ़ देना था वो या बाकी इत्तेहादी जमातों का भी आ गया है। ठीक। फरीक बनाना ना बनाना जो है फिर उस फैसले की क्या क्या हैसियत रहेगी, वो फिर उसको कौम डिसाइड करेगी बाद में, जब वक्त आएगा, जब तारीख लिखी ठीक है जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, कामरान मुर्तज़ा साहब, वासिक क़य्यूम अब्बास साहब और कमर दिलशाद साहब। आपने गुफ्तगू सुनी जी। आज के लिए इतना ही। कल अहम हेयरिंग है और उम्मीद ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अब वो इस सियासी बहरान को, इस आइनी बहरान को कम करने के काबिल फ़ैसला होगा और कम करने की सलाहियत रखता होगा। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।